हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष और आपके विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विपिन सिंह परमार जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे साथ में मंत्रिमंडल में श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, श्री राकेश खानिया जी, राज्यसभा सुश्री इंदु गोस्वामी जी, माननीय मुल्कराज प्रेमी जी और मुखा जी, विजय शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष श्री हरिदत्त जी, मंडल के अध्यक्ष श्री देशराज जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती राखी जी, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य जानू भारती जी, पार्टी के हमारे साथी श्री अशोक रोहित जी, महिला मोर्चा के श्रीमती मोनिका राणा जी, सुधा राणा जी, सोनिया भट्टा जी, हमारे साथ में ट्रैफिक कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के चुने लोक प्रतिनिधि, पार्टी और संगठन के हमारे सभी अन्य पदाधिकारी, भाइयों बहनों और पत्रकार, आज सूला विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में फिर से एक बार आना हुआ। और आप लोगों ने यहाँ पहुंचने पर हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमने कहा तो ये था कि आज के इस दौर में जहां बाहर जाने पर बहुत सारी सावधानियों का पालन करना है, हमारी दूरी का पालन करना है, उस दृष्टि से इस कार्यक्रम को आप तय करें। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि प्रयत्न किया गया है, कोशिश की गई। यानी कि यहां पर हॉल के अंदर बैठे हैं, कुर्सियां दूर दूर लगाई, और नीचे वाले हॉल में भी व्यवस्था की गई है, और पड़ोस वाले इसमें भी वो स्क्रीन लगा करके, ताकि एक जगह भीड़ ना, उस बात का ख्याल रखा है। ये बहुत अलग तरह की परिस्थिति है जो कभी हमने सोची नहीं थी जिंदगी में। ऐसे भी हालात होंगे कि एक वायरस जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, वो हम लोगों के लिए एक संदेश देगा कि फासले के साथ रहो, और हम लोगों को विवश कर देगा कि अब बाहर जाना है तो मास्क पहन करके जाओ। लेकिन जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप और हम सब लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि संकट के क्षण में भी आप लोगों ने जो सहयोग, समर्थन और जिस रूप में प्रदेश सरकार को जरूरत थी, वो सब चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से की है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
विपिन परमार जी हमारे पुराने साथी हैं और हम इनके बारे में बहुत पुराने समय से जानते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कला होती है और इनकी अपनी कला है बात कहने की, बात समझाने की और काम निकालने की। अभी हम यहां देख रहे थे जब उद्घाटन और शिलान्यास की रस्म हो रही थी, पहले एक दीवार खोली, एक कोने से दूसरे कोने तक वहां पर पट्टिका उद्घाटन और शिलान्यास की लगी थी। हम सोचे कि पूरा हो गया, कहा नहीं यार एक दीवार और रह गई। और लगभग मालूम नहीं कितने में गिनती में अगर मुझे लगता है कि कितने 29 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ एक जगह एक दीवार। ये बहुत कम देखने को मिलता है। कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से करना, कार्यक्रम को बहुत प्रभावी ढंग से करना, क्योंकि संगठन में रहते हैं संगठन की कारण। आज के इस कार्यक्रम को भी उस तरह से करना। अब सारे दोनों दीवारों पर लगी सारी शिला पट्टिकाओं का हम जो करें, ये विकास कार्य कितने के हो रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो जमा करते 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 आंकड़ा जा करके 80 करोड़ से पार हो रहा है। और एक विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ की योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन के लिए एक साथ होती हैं, ये बहुत कम होता रहा है। और ऊपर से ये कह रहा है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और ये सच्चाई भी है। विधानसभा क्षेत्र सूरा पहले छोटा था, और प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र ये पॉपुलेशन और वोटर के हिसाब से, और इस उसी के अनुरूप जो है आप लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए। मैं आप सबके विधायक होने के नाते भाई विपिन सिंह परमार जी को बधाई देता हूं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार से वो प्रतिनिधि को काम करना चाहिए, लगन के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ, वो सारी चीजें ये पूरा करते हैं, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत काफी दिनों से मिलना नहीं हुआ था। लगभग 4 महीने से जब से कोरोना का दौर आया, हम लोगों को वर्चुअली कार्यक्रम करने पड़े, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम, क्योंकि बड़ी गैदरिंग के लिए रोक है। और ऐसी परिस्थिति में अभी जब हाल ही में पिछले 4 दिनों से मेरा धर्मशाला जिले में आना हुआ, पहले हम इस बात को सोचने लगे कि यहाँ आगे भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और डिप्टी कमिश्नर का मैं खासतौर से तो मैं बताया बहुत बुरी तरह से प्रभावित, सारी चीजें अस्त व्यस्त हुई है, तहस नहस, और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ा नुकसान। और इसलिए जब अनलॉक फेज 3 का हमारा ये कार्यक्रम चला है, जिसमें आने जाने पर छूट दी गई है,
सबसे बड़ी वजह यही है कि कोरोना का भरोसा नहीं, कब तक ये चलता रहेगा। ऐसे में जीवन भी चलना चाहिए और जीवन को कोरोना की वजह से हमको रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत आवश्यक हो गया है और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी हमने निर्णय किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर दी। दुकानदारों से कहा कि आप इकोनॉमिक सेक्टर में जो हमारे जितने भी हमारे दुकानें हैं, ढाबे हैं, चाय की दुकानें हैं, जो कुछ हमारे जहां हमारे आर्थिक गतिविधियां चलती है उनको सुचारू, क्योंकि आखिरकार आदमी से बच जाएगा, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से ऐसे संकट में होकर के जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण करने की परिस्थिति में नहीं रहेगा, तो वो तो चिंता का विषय है। उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, हम इस बात से सहमत है, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ मामलों में बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ अर्से से, इसमें दो राय है। लेकिन बढ़ोतरी की वजह ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश में हम अच्छा काम नहीं कर रहे। बढ़ोतरी की वजह है कि पूरे देश के सभी प्रदेशों में लगातार नंबर बढ़ता जा रहा है, कोरोना पीक की तरफ ज्यादा दिख रहा है। और ऐसी परिस्थिति हिमाचल भी पूरे देश का एक हिस्सा है, एक राज्य है। और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हिमाचल के अंदर के मामले कम है, लेकिन उसके बावजूद बाहर से तो खासतौर से जो लोग हमारे संकट में फंसे थे, कठिनाई में फंसे थे, जब उसको वापिस लेकर के आए, अगर नहीं लाते तो उनका जीवन संकट रहता। वो भी बहुत अलग तरह की परिस्थिति है। हम देखिए कांग्रेस के नेता जब हिमाचल के लोगों को हम लाने की तैयारी कर रहे थे, वहां पे हम तैयारी की व्यवस्था कर रहे थे, तो जाकर के राज्यपाल महोदय को लिख करके आए, मिल करके आए, मुझे भी लिख करके दिया। हिमाचल के हमारे बच्चे बाहर फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए, उनको लेकर के आओ। हमने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और जब लेकर के आए तो राज्यपाल महोदय को मिलकर के कहने लगे और हमको भी लिख करके भेजा और भाषण देने लगे सब जगह कि हिमाचल को संकट में डाल दिया। जब नहीं लाए थे तो अब कहते थे कि आप उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं, आपने मरने पर छोड़ दिया। और जब लेकर के आए तो आप कह रहे थे हिमाचल प्रदेश को आपने संकट में डाल दिया। आखिरकार राजनीति करो, लेकिन कम से कम इस हद तक मत, इस सीमा तक मत। हाँ, हमने हिमाचल के लोगों को लाया, 1.5-2 को नहीं लाया, 2.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में पहुंचाया। क्यों? वो हमारी जिम्मेवारी। किसी का बेटा कोटा में फंस गया, किसी की बेटी कोटा में पढ़ाई के लिए, पूना में पढ़ाई के लिए, बैंगलोर में पढ़ाई के लिए, एक महीने से एक कमरे के अंदर खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा। किस प्रकार की जिंदगी गुजारी। लोग गोवा में फंस गए, पूना में फंस गए थे, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। क्या उनको मरने के लिए छोड़ देते? ये नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण दुखद मृत्यु सिर्फ 12 लोगों की हुई। लेकिन अगर हम उन बच्चों को नहीं लाते, उन लोगों को नहीं लाते, तो यहां का मालूम नहीं कहां पहुंचे। क्योंकि जहां भी वो लोग थे वहां पर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह कोरोना। बाहर लॉकडाउन लगा था, खाने का सामान भी पहुंच रहा था। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में हम यही कर सकते थे। हमने गोवा से ट्रेन में लोग लाए, बैंगलोर से ट्रेन में लाए, चेन्नई से लाए, मुंबई से लाए, ठाणे से लाए, नागपुर से लाए, दिल्ली से लाए और उनको अपने घर में। भले ही मामलों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन मामले बढ़े, लेकिन उनका जीवन बचाने में तो सफल कामयाब। इस बात को मुझे लगता है सोचने का।
मैं उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करता हूं, लेकिन जब आज काफी दिनों के बाद आप लोगों से हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपना पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। इसलिए तो हम अपनी बात को कहें और पूरे देश भर में इस बात को कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में आज मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से है, उन्होंने संकट से बाहर भारत को निकालने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न किया है, उनकी छवि पूरे विश्व में एक अलग आप कल्पना करिए कि दुनिया के जिन देशों में कोरोना की शुरुआत हुई थी दौर लंबे समय से वहां पर मामले बढ़े, यूरोपियन कंट्री जो हमसे साधन में आगे, सुविधाओं में आगे, बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में आगे, चाहे हम इटली की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, जर्मनी की करें, फ्रांस की करें, हम देखते हैं कि उन 15 देशों की आबादी लगभग 142 करोड़ है। हमसे साधन में, सुविधाओं में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, लेकिन उसके बावजूद उन देशों की 142 करोड़ की आबादी में मरने वालों की संख्या 7 लाख से पार है। और दूसरी तरफ आप देखिए भारत, जिसकी आबादी 142 करोड़ से थोड़ी ही कम है, 135 करोड़ के लगभग है, और यहां अभी तक मरने वाला एक भी जाता है, उसका भी आपको सोच सकता है। लेकिन उसके बावजूद 142 करोड़ की पॉपुलेशन में मरने वालों की यूरोपियन कंट्री की संख्या 7 लाख पार हो गई, और भारत में लगभग 37 है। और ये सबसे बड़ी परेशानी है कि मजबूत नेतृत्व संकट के क्षण में हमको मिला। ये हमारा सौभाग्य, इस देश का सौभाग्य है। आप कल्पना करिए अगर इस वक्त जो है मजबूत नेतृत्व देश में हमारे सामने नहीं होता तो संकट बहुत विकराल रूप से देखना होता, बहुत अलग तरह की परिस्थिति में से भारत निकलना होता। आज मोदी जी जो कहते हैं लोग सुनते ही नहीं, जो कहते हैं उसको मानते हैं। और जिस यूरोपियन कंट्री की अगर बात करें तो वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं है, वहां नेतृत्व तो मजबूत नहीं है, नेता बोलते हैं, लोग सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। और हमारे यहां देश में, भारत में अगर मोदी जी कहते हैं कि हमें जनता कर्फ्यू चाहिए तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। कोई दिक्कत है तो उसको भी डांट पड़ती है, अपने आप लोग उसको समझाते हैं। मोदी जी अगर कहते हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है, लॉकडाउन के फेज 1, 2, 3, 4, 4 जो है वो फेज निकल गए, लेकिन लोगों ने वही किया जो मोदी जी। आज हम गांव की गली में भी जाते हैं, गांव की सड़कों पर भी जा रहे होते हैं, बुजुर्ग आदमी कम जानता है इस वायरस के बारे में, ना जानता है, लेकिन सुना है, मास्क पहन करके चल रहा है। उससे पूछा जाए ये मास्क पहना है आपने, क्यों पहना है, बहुत ज्यादा अपनी बात कहने की परिस्थिति में नहीं होता, लेकिन एक बात कहता है, इस वायरस से बचने का तरीका ये मास्क है, ये मोदी जी ने कहा। एक नेतृत्व के प्रति एक आस्था का, एक श्रद्धा का भाव, एक भरोसे का भाव, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हमारी बहुत बड़ी। और आज इस कठिनाई के दौर में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संभालने की कोशिश की है, इसमें पूरी दुनिया का आप कल्पना करिए, मालूम नहीं क्या होगा अगर ऐसे संकट के क्षण में ऐसा मजबूत नेतृत्व भारत में नहीं। और आज बचा भी आपको तो पूरे देश भर में अगर हम देखें, पिछले 2014 के बाद जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की बात को लगातार एक के बाद एक निर्णय, एक के बाद एक निर्णय, ऐसा बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो निर्णय वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं कि होने चाहिए। हम कहते थे धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, लेकिन ये मान के चले थे कि हम
हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हम लड़ते रहेंगे, कहते रहेंगे, नारा लगाते रहेंगे, लेकिन यह अवसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप सब लोग सौभाग्यशाली कि अपने जीवन में उस अवसर को देख पाए जब निर्णय ये हुआ कि धारा 370 समाप्त हो गई। अपनी आंखों के सामने हमने लोकसभा और राज्यसभा में उस बिल को पारित होते हुए देखा, और आज जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर जो है बिना नहीं सोच सकते थे। और हम जो जम्मू कश्मीर में वर्षों तक रहे, कितना विचित्र लगता। विपिन परमार जी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, हमको जम्मू कश्मीर भेज दिया था। वो तो बड़े षड्यंत्र के तहत भेजा थे लोग। और जहां हम रहते थे वहां सामने सचिवालय का भवन था, और हम अपने वहां से छत पर से जब वहां सामने देखते थे तो सचिवालय के छत के ऊपर 2 झंडे होते थे। एक तिरंगा झंडा होता था और दूसरा झंडा जम्मू कश्मीर प्रदेश का अलग झंडा जो होता था, तिरंगे झंडे के समानांतर उतनी ही ऊंचाई पर होता। बहुत विचित्र लगता था। हम अपने देश में रहते हैं, हिमाचल में तो एक झंडा, दिल्ली में एक झंडा, तिरंगा झंडा, पूरे देश के सब राज्यों में, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 धारा 370 की। आज हमको इस बात को देख करके प्रसन्नता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे में दिखता है। बात कहने के लिए बहुत छोटी, लेकिन उसके बावजूद निर्णय जिसको बहुत मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, वो अवसर हमने अपने आंखों के सामने देखा। और अभी देखिए हाल ही में तो जिस बात को लेकर के हम और आप लोग जिंदगी भर कल्पना नहीं कर सकते थे, जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है वहां पर मंदिर बनना चाहिए, ये सर्वविदित है, बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कब, इसका कोई जवाब नहीं हो पाया। 500 वर्षों से ज्यादा का संघर्ष, जिसमें हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, शहादत, और पूरी दुनिया में हमारा मजाक होता था कि ये मामला क्या है, इसको समझाना बहुत कठिन होता था। हम जब दुनिया को समझाने की कोशिश करते थे कि जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, हम वहां पर मंदिर बनाना चाहते हैं, वो बोलते हैं इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं था। इतिहास पक्ष में था, तथ्य पक्ष में थी, सारी चीजें हमारे पक्ष में थी, लेकिन उसके बावजूद राजनीति का गेम और परिणाम लंबे समय तक कोर्ट के टहरी तक भगवान भी इसका इंतजार करते रहे। आज हमें इस बात की खुशी है जब भारत को नरेंद्र भाई मोदी जी का मजबूत नेतृत्व मिला। निर्णय भले ही सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन दौर तब आया निर्णय का जब देश की बात हो मजबूत नेतृत्व। और ये पालनपुर उस प्रस्ताव का मूल स्थान है जहां प्रस्ताव पारित किया गया था कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? पालनपुर में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में। यह क्या ऐतिहासिक घटना है, और जिसमें इस बात को लेकर के भी यही इतिहास का हिस्सा बनकर के हमेशा आने वाले समय में याद किया जाएगा। जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वो प्रस्ताव पालनपुर में पास किया गया था, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पास किया गया था। आज उस पर अमल हुआ, 5 अगस्त 2020 को उस पर अमल हुआ, क्योंकि उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बहुत सारे गणमान्य लोग जो है एक गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या में भूमि पूजन के लिए। यह हमारी सौभाग्य की बात है, इस मंदिर को हम अपने आंखों के सामने देख पाए, जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। हम अपनी पीढ़ियों को इस बात को आने वाले
बता सकते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी का मंदिर का निर्णय कोर्ट से आया तो हम चश्मदीद गवाह थे। जब कोर्ट के बाहर कैमरे में खड़े होकर के उस निर्णय की घोषणा हुई और उसके बाद हम चश्मदीद गवाह हैं, हम पीढ़ियों को बता सकते हैं कि जिस दिन 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया था, उस दिन हम टेलीविजन के सामने उस भूमि पूजन का सीधा लाइव प्रसारण देख रहे थे। ये हमारी पीढ़ी को यह अवसर प्राप्त। हमारे कांग्रेस के मित्र पूछ रहे थे, भाई आपको बचा क्या धारा 370 समाप्त हो गई, राम मंदिर का निर्माण हो गया या शुरू हो गया, और उसके बाद नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो है लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया, और भाजपा के पास तो काम नहीं बचा, सारे के सारे काम तो हो गए। हमने कहा कि भाई अगर राम मंदिर का निर्माण का कार्य हुआ तो आगे राम राज्य की जो कल्पना है उसको भी पूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए हमारे पास नेतृत्व है। आदरणीय मोदी जी के रूप में अब उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारी बातें हमारी आंखों के सामने, हम कभी ना भूलें बातों को, अपनी पीढ़ी को इस बात को समझाने की कोशिश करें। यह हमारी मूल जो है हमारी भारत की संस्कृति और हमारी भारत की संस्कृति के साथ हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, ये मुझे लगता है कि धरोहर के रूप में हमको आगे जो है हमेशा जीवित रखनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमको सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा। आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला, और दिल खोल कर हमारे हर एक दौर में परीक्षा को उस दौर में से पार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने छोटे छोटे निर्णय किए, लेकिन उन निर्णय को लोगों ने समझा। हमने कहा ये पेंशन बुजुर्गों का हिस्सा है, इसको लागू करना चाहिए, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन लगा दी। ये निर्णय पहला कैबिनेट का निर्णय हमने इस प्रकार से किया। अन्यथा निर्णय पहली कैबिनेट के निर्णय कुछ और तरह के होते थे, राजनीतिक निर्णय होते थे। हमने राजनीतिक निर्णय नहीं किया, हमने मानवीय दृष्टिकोण के साथ जो है संवेदना के साथ जुड़ा हुआ विषय, बुजुर्गों के लिए जिस कभी रूप में आवश्यकता है उनको मदद की, सहायता की, वो हमने काम किया। जनमंच हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। आजकल कोरोना के कारण वो कार्यक्रम अभी तक हमने स्थगित किया है, लेकिन आने वाले समय में उसको जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां ठीक होती है उसको शुरू करें। हिमाचल प्रदेश में हमने हर एक घर में, हमारी माताएं बहनें जहां पर बड़ी संख्या में बैठी हैं, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे हैं। ये सपना था किसी, लेकिन साकार होने में इसमें वक्त लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मदद की केंद्र से बहुत जगह हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा पहुंचा रसोई में। जहां नहीं पहुंचा वहां हमने तय किया कि वहां हम पहुंचाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जहां हम कह सकते हैं कोई भी परिवार नहीं है जिस परिवार में गैस का 2,78,000 हो गए, 2,78,000 गैस के चूल्हे हमने घर घर पहुंचे। और बहुत सारी योजना, हिमकेयर योजना, बीमार आदमी का इलाज, यही विपिन सिंह परमार के स्वास्थ्य मंत्री के नाते काम कर। हमने कहा हमको लगता है कि इस प्रकार से काम करना चाहिए। आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया। हिमाचल के जो बचे हुए लोग उनके लिए भी हमको सुविधा को तैयार करना चाहिए। हमने हिमकेयर की शुरुआत की और हिमाचल प्रदेश में हजारों की तादाद में हिमकेयर के माध्यम से गरीब आदमी का मुफ्त इलाज किया है। आज भी बरसों जारी है हिमकेयर।
सहारा योजना हमने शुरू की। ऐसे बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, बहुत सारा वक्त लगेगा उसमें, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बड़ा उसमें सहयोग मिला और इन सारी चीजों को लोगों ने भी पसंद किया। वो हमको कैसे पता लगा? वैसे पता लगा जब परीक्षा के दौर में सब गुजर रहे थे 2019 में लोकसभा का चुनाव, बहुत सारी बातें कह रहे थे कि बहुत कठिन है, 4 सीटें जीतना मुश्किल है, 2014 में जीत लिए लेकिन 2019 में मुश्किल है। हम सोचने लगे कि कहां कमी रह गई। मेहनत की, परिश्रम किया, आप सबका समर्थन और सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर हमने रिकॉर्ड जीत हासिल की। शिमला 3,27,000 से जीती, हमीरपुर 4 लाख वोट से जीती, मंडी 4,05,000 से जीती और कांगड़ा 4,69,000। ये जीतने का रिकॉर्ड मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी इसको तोड़ना कठिन है, सरल नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीती, सिर्फ भाजपा, एक कोने से दूसरे कोने तक। और आपके विधानसभा क्षेत्र ने भी रिकॉर्ड बढ़त उसमें दी है, उसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विपिन सिंह परमार जी को भी बहुत बधाई देता हूं। सब लोगों ने काम किया, मेहनत की और रिकॉर्ड लोगों से आप लोगों ने जीत यहां से दिलाई है। और यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र के विकास को गति मिले, ऐसा हमारा पूरा प्रयत्न रहता, प्रयास रहता है। और इसी कारण से ये दीवार पूरी एक कोने से दूसरे कोने तक भर गई। जिसका अभिप्राय यही है कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, विकास काम ही था। अन्यथा कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग ये बात कहने की कोशिश करते थे कि ये तो हमने करके रखा है, लेकिन उनको बुलाइए, ये दिखाना चाहिए, कभी भी उनको दर्शक कराना चाहिए कि ये काम हमारी सरकार ने शुरू किए हैं। बहुत सारे काम इसमें, यहां सब तहसील का जिक्र कर रहे हैं, तहसील का जिक्र कर रहे हैं, ब्लॉक का जिक्र कर रहे हैं, यहां डिवीजन का जिक्र कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, आरएससी का जिक्र कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार के जमाने में बातें भी हुई नहीं, लेकिन हमने बातें ही नहीं की। उन सारी चीजों को जमीन पर हमने उतार दिया। आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए जो आवश्यकता है उनको किया। और आज भी मैं देख रहा था जब पुल का हमने उद्घाटन किया, बड़ा पुल है, और उस पुल का उद्घाटन करने के बाद उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुलह विधानसभा क्षेत्र और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र को दोनों को जोड़ता है, आधा यहाँ है आधा वहां है। तो वो उसके लिए बधाई देने के बाद मुझे देख के कहा कि नीचे एक मेंढा के पास कहीं एक जमीन है, समतल जमीन है, हमने देखी जगह अच्छी है, तो कहा कि यहाँ पर आने वाले समय में सोचा जा सकता है, नेचर पार्क के लिए सोचा जा सकता है, कुछ और चीजों को लेकर के सोचा जा सकता है। मैंने विपिन परमार जी से और इनके साथ में ठानी जी, इनके पास महत्मा है, वन का महत्मा है, मैंने कहा बैठिए और बैठ करके इसमें क्या किया जा सकता है बेहतर ढंग से सोचिए और उसको, उस प्रोजेक्ट को बना करके आप लाइए। जो उसमें करने की गुंजाइश होगी हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि ऐसा चीज बने तो यादगार। हीरा में एसडीओ का ऑफिस, नायब तहसीलदार, उसके साथ साथ उन्होंने और भी चीजों को कहा है कि वहाँ कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग बननी चाहिए, एक छत के नीचे सभी कार्यालय होने चाहिए। उस दृष्टि से उस प्रस्ताव को भी मैंने कहा कि आप वर्कआउट करके उसको भेजिए, हम विचार करेंगे कितना कर सकते हैं, किया जा सकता है और उसी प्रकार से आगे
कुछ चीजों को लेकर के यहाँ पर और भी जिक्र किया गया है। जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ है, वहां पर साइंस की लैब के लिए कहा है, उसके लिए भी आप विपिन जी से हमने बात की कि आप लिख करके आपको दे दीजिए। और आने वाले समय में जो प्रदेश भर में जहां साइंस के लैब के लिए जहां बड़े प्रोविजन करेंगे, उस प्रोविजन में आपके इस को भी कंसिडर करने के लिए रास्ता निकालेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आपसे विचार करेंगे। संकट है और संकट बहुत गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद हमने तय किया कि हम विकास को प्रभावित नहीं होंगे। अभी कांगड़ा में आने के पश्चात तो हमने अधिकारियों के साथ बैठक की, हमने चुने वो प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री और सांसदों के साथ बैठक कि हमारे पास पैसा पड़ा है, लगभग हिमाचल प्रदेश में अनस्पेंड मनी जो है 12,500 करोड़ रुपए विभिन्न डिपार्टमेंट में पड़ा है। उन सारी चीजों से हम विकास को गति देंगे। स्टेट की ओर से तो और पैसा जो दिया जा सकता है उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन सारी चीज को लेकर के काम करेंगे। और उसके साथ साथ में हमने देखिए जो दूर सड़क पर जो है नीतुर तट पर कहा कि पुल बनाने की जरूरत है, रोड को एनडीआर में डिक्लेयर करने की बात है। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि आप इसकी पूरा डिटेल भेजें, इसकी प्रपोजल भेजें और उसके बाद उस बात पर जो है विचार करेंगे इसमें कितना लंबा है और इसमें एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है। और इसी तरह से एक दो चीजों को लेकर के और इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, चाहे वो औषधालय से संबंधित जो है हमारे इसमें सुझाव दिया है। और उसके बाद और भी सबमिशन की है कि भी जो एग्रीकल्चर का जो सबमिशन पर एग्रीकल्चर मैकेनिज्म स्कीम के अंतर्गत जो है उसमें बजट के लिए प्रावधान करने के लिए बोला है। इन सारी चीजों को कहा गया है। आपके यहाँ पर तो सब जगह बोल दी है आपने। लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आपने मांग की है यहाँ पर, महत्मा इनके पास रहा है, इनमें मेरे सबसे ज्यादा परिणाम बोले होगा कैसे गए। उस बात को लेकर के जो विभाग से कहूंगा कि वो प्रपोजल भेजे, पॉपुलेशन वगैरह कितनी है। अभी इन चीजों में हमने थोड़ी सी ये की है कि बहुत सारी चीजों को लेकर के जो चीजें आने वाले समय में करनी है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कठिन दौर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम विकास को रुकने नहीं देंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और खासतौर से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में ये आदमी श्री शांता कुमार जी का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सामान्य विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है। और स्वाभाविक रूप से सारी चीजों को लेकर के जो भी अमल किया जा सकता है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और बाकी सारी चीजों को लेकर के मुझे आप सबसे इतना निवेदन करना है कि इस क्षण, इस पल जो है, इस दौर में जहां से हम गुजर रहे हैं और अभी तक सावधान होकर के करने की जरूरत है, उसमें आप सबका सहयोग बना रहे। ये सूला विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि 2017 में सुडान भाजपा के साथ, भाजपा की सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा और 2022 में भी सुलह भाजपा के साथ भी चाहिए। उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं, उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और बहुत बड़े अंतर से यहाँ से सुलह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के हमारे विपिन परमार जी फिर से पहुंचे और ताकि हम आगे के काम के लिए आगे बढ़ सकें। इतनी बात कहते हुए एक बार फिर से आप सब लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया और हम तो कह रहे थे कम लोगों को बुलाना, कम ही आए हैं, वैसे ज्यादा नहीं आए हैं। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इस संकट से, कोरोना के संकट से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके जैसे हम जीवन जीते थे उस
उस तरह से हाँ, कोरोना की सीख हमेशा हमको याद रहेगी कि कोरोना ने जीना सिखा दिया। उन सारी बातों को आने वाले समय में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।